Hey guys, this is AP. Welcome back to my YouTube channel AP Sir English. Friends, today we are going to start a new series that is UP TET. गाइज इससे पहले हम लोगों ने स्टेनो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट वो भी हम लोगों ने पेपर सॉल्व किए हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, अगर किसी स्टूडेंट को देखना है तो ज़रूर देखें। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये UP TET इंग्लिश है, पेपर फर्स्ट है। 8 जनवरी 2020 को हुआ था, B सीरीज़ पेपर है। हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट या किसी व्यूअर के पास हार्ड कॉपी है तो मुझे भेज दें ताकि मुझे थोड़ा सहूलियत हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। एक चीज़ कहना चाहूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आ फेमिनिन जेंडर नाउन, यानी इन 4 सेंटेंस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिस सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट कोई फेमिनिन जेंडर है, कोई फेमिनिन जेंडर यानी कि कोई फीमेल जेंडर है। तो सबसे पहले हम लोग जेंडर को समझ लेते हैं। जेंडर क्या होता है? Gender basically tells us whether a noun belongs to the male representing category or female representing category or to neither of the two, यानी ऐसा नाउन जो मेल रिप्रेजेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर फीमेल रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी का है या फिर किसी में से किसी का नहीं है, वो चीज़ जेंडर बताती है। बेसिकली जेंडर यही बताता है। अगर मैं जेंडर की बात करूँ इंग्लिश में तो देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप के जेंडर्स होते हैं। कौन कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर दैट इज़ मेल, फेमिनिन जेंडर दैट इज़ फीमेल, न्यूटर जेंडर दैट इज़ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर समझिएगा, मैस्कुलिन जेंडर दैट इज़ मेल रिप्रेजेंटिंग। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मेल रिप्रेजेंटिंग। जितने भी, जैसे कि मैन आ जाए, हस्बैंड आ जाए, डॉग आ जाए, लाइन आ जाए, सन आ जाए, SUN सन, सूरज वाला सन। फेमिनिन जेंडर दैट इज़ फीमेल रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी, जैसे कि आपका मून आ जाए, अर्थ आ जाए, वाइफ आ जाए, फीमेल आ जाए, वाइफ आ जाए, मून आ जाए, अर्थ आ जाए या नेचर आ जाए, इस टाइप से। और थर्ड है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कोई, जैसे कि चेयर, बुक, माउंटेन, फैन, इस टाइप से। फोर्थ है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर यानी कि कोई भी इनमें हो सकता है, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, सर्वेंट, फ्रेंड। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा टीचर है या फिर वो टीचर है, वो टीचर है, तो अब यहाँ पर हमें नहीं बता पाएंगे कि वो टीचर जो है वो टीचर फेमिनिन के है या फिर मेल है या फीमेल है, क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है। ऐसे भी स्टूडेंट कोई हो सकते हैं, डॉक्टर कोई हो सकता है, सर्वेंट कोई हो सकता है। मेल फीमेल यहाँ से हमें नहीं इंडिकेशन मिल रहा है, तो ये हमारा कॉमन जेंडर हो गया। तो इंग्लिश ग्रामर में जो है 4 टाइप के जेंडर होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे इन 4 सेंटेंस में पढ़ के आपको कौन सा किस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो फीमेल रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी का है। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, क्योंकि एक ही हमारा यहाँ पर फीमेल है, उसमें फीमेल की बात की जा रही है 1 नंबर ऑप्शन में। सेकंड में क्या कह रहा है? ऑल द यंग मैन, यानी मैन की बात की जा रही है, मैस्कुलिन की बात की जा रही है। थर्ड में कह रहा है ऑल द मेल मेंबर्स, दैट इज़ अगेन मैस्कुलिन जेंडर। फोर्थ में ऑल द ओल्ड मैन, दैट इज़ अगेन मैस्कुलिन जेंडर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। ये तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, क्योंकि कोई और उसने इंटरफेरेंस नहीं किया, डायरेक्ट समझाने की कोशिश की है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा इसमें। ये तो आसान है, आप सभी लोग कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, रिटन नहीं होगा, लेसन टू नहीं होगा, रेड होगा। बिल्कुल जो उन्होंने अभी भी पढ़ा है उसी चीज़ का आप उनकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं कॉम्प्रहेंशन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 63 का क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर होगा।
थर्ड वाला। मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमें चूज़ करना है इन 4 ऑप्शंस में। अब हम देखते हैं। प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, कृपया अपने टीचर को ध्यान से सुने, यानी टीचर की तरफ ध्यान दें, ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है प्लीज़ लिसन टूवर्ड्स योर टीचर। थर्ड कह रहा है प्लीज़ लिसन योर टीचर। फोर्थ कह रहा है प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, दे ऑल आर रॉन्ग। वाई दे ऑल रॉन्ग? दे ऑल आर रॉन्ग। सेकंड कह रहा है कि प्लीज़ लिसन टूवर्ड्स। टूवर्ड्स जो है ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। टूवर्ड्स जो है डायरेक्शन दिखाता है, दिशा बताता है। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है टीचर, ऐसा कोई सेंस नहीं है, गलत आ रहा है। सेकंड इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड जो है प्लीज़ लिसन योर टीचर। लिसन जो है प्रपोजिशन टू लेता है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है तो यहाँ पर योर टीचर ऑब्जेक्ट आया है, तो जाहिर सी बात है लिसन के बाद प्रपोजिशन टू आएगा। प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, जैसे मैं को बोलता नहीं आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक, इस टाइप से। तो यहाँ पर प्लीज़ लिसन टू योर टीचर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। आई डोंट बिलीव हिम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ ऑफ द अबव। थर्ड, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। फोर्थ, नन ऑफ द अबव। मतलब पहला होगा या दोनों होंगे या तीसरा एक ही होगा या कोई नहीं होगा, ये कह रहा है। तो अब बताइए कौन सा होगा। आपके पास बहुत सी ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में रखी जाती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखी जाती है। सॉरी, नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं रखी जाती है। जैसे कि बिलीव आ जाए, लाइक आ जाए, लव आ जाए, हेट आ जाए। आप ये नहीं किसी के कहते हो कि आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू या आई डोंट लाइक यू, दो में से एक ही बात होती है, या तो लाइक या डोंट लाइक। ऐसा नहीं है कि लाइक कर रहा हो, ऐसा थोड़ा ना है। ऐसे ही हेट आ जाए, आई हेट यू, आई डोंट हेट यू, बस। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म में रखी जाती हैं, जैसे बिलीव भी उसी में है। तो आई एम बिलीविंग यू गलत हो जाएगा, आई बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, वैसे ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव हिम। अगर इस बिलीव को नाउन बना दूँ, बिलीव बना दूँ, तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑन लग जाएगा। आई डोंट हैव बिलीव ऑन हिम। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें पता है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस भी सेंटेंस या जिस भी ऑप्शन में हो, आप उसे आंसर मार्क कर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, ये हमारा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट है, ये नहीं होगा। वी वर लिसनिंग टू द, देखो आ गया टू द रेडियो, है ना। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी नहीं होगा। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है। हमारे पास आर्टिकल दो ही होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल होती है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ए और एन होती है। सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। अब हमें पता है फर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। तो आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगाई जाती है, दैट इज आर्टिकल द। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो द आएगा, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन। फिर मून हमें पता है हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, द अर्थ, द मून, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी आर्टिकल द लगेगा, यानी दोनों जगह आर्टिकल द लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल दोनों जगह द लगेगा। क्यों लगेगा, रीज़न मैंने बता दिया है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, यानी 67 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सेकंड 2 नंबर। सो सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं ना तो टिक कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आवर। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर आर जो है इसका वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है, आर जो है वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड है। अब किसी भी वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लगाना है और वो वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड काउंटेबल है तो फिर आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, एन लगाते हैं ना आप। अच्छा, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा आ 2 N 3, यानी 1 2 1 3, ये इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। अब हमें पता है कि और जो यहाँ पर लिखा है सेंटेंस में वो सिंगुलर दे रखा है, और सिंगुलर है और वॉल साउंड रिप्रेजेंटिंग वर्ड भी है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे, दैट इज आर्टिकल AN लगाएंगे, एन। तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर जो आर है वो एच से स्टार्ट हो रहा है और एच तो कॉन्सोनेंट में आता है, ऐसा नहीं। आप इंग्लिश वर्ड तो है लेकिन हिंदी से रिलेट करते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश वर्ड तो है लेकिन हिंदी से रिलेट करेंगे। हिंदी जब आप इसको लिखेंगे तो आवर हो जाएगी, आवर, आर। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, याद रखिएगा। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, टीचर 1 घंटे से पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है बैल। अब हमें पता है कि सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स द वर्ड एलिमेंट दैट इज यूज्ड लास्ट इन द रूट वर्ड। किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में जो वर्ड एलिमेंट यूज किया जाए उसे सफिक्स बोलते हैं। द वर्ड एलिमेंट दैट इज यूज्ड बिफोर एनी रूट वर्ड दैट इज प्रीफिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड होता है, वो वर्ड एलिमेंट होता है, सॉरी, जो किसी रूट वर्ड के पहले यूज़ किया जाए। सफिक्स वो वर्ड एलिमेंट होता है जो किसी रूट वर्ड के बाद में ऐड किया जाए। अब हमें पता है कि यहाँ पर इसका प्लूरल कैसे बनेगा। अब इसका प्लूरल आप सभी पढ़ रखे होंगे, OX का प्लूरल EN से बन जाएगा, ऑक्सन। तो OX का प्लूरल जो होगा वो EN सफिक्स से मिलकर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। 69 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, EN, ऑक्सन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्स का मतलब होता है बैल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। 70 कह रहा है कि चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। यानी जो सफिक्सेस दे रखे हैं इन सफिक्सेस में किसी एक को यूज करके आप इस ग्रो वर्ड को, यानी ग्रो जो है वो वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसको नाउन बनाओ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनको कुछ सफिक्स करके, जिनमें कुछ ना कुछ सफिक्स करके उनका नाउन बना दिया जाता है। जैसे कि मैनेज वर्ब है और उसमें मेंट लगा दे तो मैनेजमेंट हो जाए। जैसे कि अटेंड वर्ब है और उसमें ANC सफिक्स कर दे तो अटेंडेंस नाउन हो जाए। जैसे कि रिवाइज वर्ब है और उसमें ION लगा दें तो रिवीजन नाउन बन जाएगा। ऐसे ही हील, HEAL, हील वर्ब है और उसमें TH लगा दे तो हेल्थ जो है वो नाउन बन जाएगा। यानी ये सब सफिक्स हम लगा रहे हैं। ऐसे ही ग्रो में हम TH लगा दें तो ग्रोथ, ग्रोथ हमारा क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। समझ में आया होगा आपको। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से नाउन कैसे कन्वर्ट किए जाएं, ये हम नाउन में पढ़ाते हैं जब हम लोग नाउन स्टार्ट करते हैं, कैसे वर्ड फ्रेमिंग की जाए, नाउन कैसे बनते हैं सफिक्स से, प्रीफिक्स से, रूट वर्ड से, इस टाइप से। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। 71 हमारा RC है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, हमने पढ़ रखा है इसको, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। मैं तो बिना पढ़े इसको सेंटेंस को आंसर दे सकता था क्योंकि इसमें सिंपल चीज़ें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द वर्ड स्ट्रेंथ इज़ अ। अब हमें पता है स्ट्रेंथ क्या है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। हमें पता है, सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इन जनरल होता है, यानी कि कोई भी नाउन जो मैंने अभी बताया ना, टीचर हो गया, फ्रेंड हो गया, या कोई चीज़ जिसका
कोई जेंडर डिफाइन न कर पाए वो कॉमन हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कि पेन, स्ट्रेंथ, पावर, यानी ये इनटेंजिबल होती है, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं, अनटचेबल होती है, ध्यान दीजिएगा, टच नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो आप क्या इसे फील कर सकते हैं। जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे 2 दर्द हो रहे हैं, 3 दर्द हो रहे हैं या 250 ग्राम दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिर्फ हम उसे महसूस कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ जो है एक काइंड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखिएगा। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कोई चीज़ बने, वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन होता है नाउन का, तो कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। ये क्या है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे पेन हमारे पास क्या है, पेन, दर्द, दर्द क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी की ऑनेस्टी छू के बताई नहीं जा सकती है कि इसके पास इतनी ऑनेस्टी है, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 5 ऑनेस्टी, 6 ऑनेस्टी, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। ऑनेस्टी कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। रीज़न यही होता है क्योंकि आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो, आप काउंट नहीं कर सकते हो। भाई किसी के भाव को कैसे काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। So option number 2 is going to be your right answer over here. Moving on next question number 73rd. 73rd कह रहा है कि what is the meaning of the word untrodden। इस पैसेज में untrodden की मीनिंग दे रखी, मतलब पैसेज दे रखा और उस पैसेज में untrodden वर्ड यूज़ किया गया है। वहाँ से मैंने मीनिंग ड्राइव किया था, तो उसकी मीनिंग आ रही थी कि ऐसी चीज़ जिसे कोई वहाँ तक पहुँच ना पाया हो, मतलब वो वहाँ तक पहुँची ना हो, वहाँ तो कोई उस पर पहुँच नहीं पाया, उसे अनट्रोडन बोलते हैं। जैसे डाउन ट्रोडन बोलते हैं दबे कुचले लोग, डाउन ट्रोडन पीपल, गरीब लोग, वैसे ही अनट्रोडन होता है जहाँ पर कोई पहुँचा ना हो, उसे बोलते हैं। अनएक्सप्लोर्ड हो जाएगा इसका मीनिंग, अनएक्सप्लोर्ड, ध्यान दीजिएगा। हिडन मीन्स छुपा होता है, एक्सप्लोर्ड मीन्स वो चीज़ एक्सप्लोर कर ली गई है, एक्सप्लिसिट मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73rd का 73rd का ऑप्शन जो हो जाएगा वो अनएक्सप्लोर्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को। फ्रेंड्स मैं फिर से कहूँगा कि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, अभी मैंने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड की है और मैं तुरंत डिस्कशन कराने लगा हूँ, तो अगर किसी के पास है तो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे पूछ जाऊँगा, अगर आप मुझसे कोई चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं, हालांकि मैं कोई टॉपिक तो यहाँ नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपको डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट किया करें और बताया करें कि सर मुझे ये पूछना है, ये मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। आप कमेंट किया करें, बताया करें। 74 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। अच्छा, सेकंड स्टैंजा 74 मतलब ओहो, हम लोगों ने 72 नहीं देखा है क्या। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। हाँ, हम लोगों ने गलती थोड़ी कर दिया। पिछले में 71 के बाद हम लोग डायरेक्ट 73rd देखने लगे थे। 71 के बाद 72 होगा यहाँ पर। 72 का जो आंसर हो जाएगा वो पैसेज में अ स्ट्रॉन्ग मैन दे रखा है। पैसेज में एक ऐसा आदमी, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, एवेंज और रिवेंज में अंतर क्या होता है। छोटी छोटी बातें यहाँ ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है एवेंज, एक वर्ड होता है रिवेंज। एवेंज आपने मूवी देखा होगा, एवेंजर्स आई थी। एवेंज और रिवेंज दोनों का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन रिवेंज का मतलब होता है खुद का बदला खुद ही ले लेना। जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने उसे खींच के थप्पड़ लगा दिया तो मैंने रिवेंज ले लिया। लेकिन जैसे कि मुझे किसी ने मारा और मेरे भाई या मेरे दोस्त ने उसको जाके मारा, तो मेरे भाई या मेरे दोस्त ने एवेंज लिया, मेरा एवेंज लिया उससे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि रिवेंज वो वर्ड होता है जो खुद ही बदला लेते हैं। एवेंज क्या होता है, तुम्हारे बदले कोई बदला ले, उसे बोलते हैं। इसीलिए मूवी आई थी एवेंजर्स, उन्होंने दूसरे लोगों का बदला लिया था, इसलिए मूवी का नाम रिवेंजर नहीं पड़ा। कभी गौर कीजिए, छोटी छोटी बातें, इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कोई गौर नहीं करता है। तो मैं बताता रहता हूँ छोटी छोटी बातें, इसीलिए एवेंजर्स नाम पड़ा था, रिवेंजर्स क्यों नहीं पड़ा था। रीज़न यही था, एवेंजर्स पड़ा था। समझ में आया होगा कि एवेंजर्स ही क्यों पड़ा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे अवार्ड और रिवॉर्ड में अंतर होता है, समझिए ना, अवार्ड और रिवॉर्ड में अंतर होता है। वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे।
तो अब 73rd का जो आंसर था वो स्ट्रॉन्ग मैन था। 74 का आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ, स्टेंजा को मैंने पढ़ रखा है। तो 74 में जो आंसर है, सॉरी 73rd यहाँ हमारे यहाँ जो आंसर हो जाएगा अनट्रोडन का वो अनएक्सप्लोर्ड हो जाएगा, और 74 में जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सिमली हो जाएगा। सिमली का आंसर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दे रखा है सेकंड में, अवॉइडेड बाय मॉजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। किसी एक का कंपेरिजन दूसरे से किया जा रहा है, तो जब कंपेरिजन किसी एक का दूसरे से साथ किया जाए तो वहाँ पर सिमली का यूज किया जाता है। सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है, जैसे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, पन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है इस टाइप से, और सिमली भी हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच सबसे पहले अलंकार होता है क्या है, शब्दों को अलंकृत करना, सेंटेंस को अलंकृत करना, उसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। तो मेटाफर क्या है, मेटाफर इसे हिंदी में रूपक बोलते हैं, यानी मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ढंग से सुनिएगा, मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, बट वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा, वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं, और ये सिमली की डिराइव्ड फॉर्म है। याद रखिएगा, ये सिमली की डिराइव्ड फॉर्म है। सबसे पहले सिमली को ही क्यों ना समझ लें, सिमली समझ लीजिए। सिमली का मतलब होता है उपमा। उपमा, अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन मेड किया जाता है। लाइक, एज, सो एज, यहाँ पर हिडन कुछ हिंट मिल जाती है, लेकिन आप जरूरी नहीं किसी पे डिपेंड हो जाएं। कंपैरिजन किया जा रहा है, कैसे, हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ। सिमली उपमा, जैसे मैं कहूँ एक चीज़ दूसरे चीज़ के जैसी हो, जैसे मैं बोलूँ आपकी आवाज़ कोयल जैसी है, तो यहाँ पर आप सिमली है, यहाँ पर उपमा है। लेकिन मेटाफर एक चीज़ दूसरी हो जाए, जैसे मैं कहूँ आप कोयल हो तो आप कोयल हो, इस टाइप से वो मेटाफर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सिमली का यूज एग्जांपल में देना चाहूँ तो जैसे बोलूँ आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। अब यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अपने सोल्जर्स का लायन के साथ, तो यहाँ पर सिमली यूज किया गया है। जैसे मैं बोलूँ टाइम इज़ लाइक मनी, टाइम का कंपैरिजन मनी के साथ किया जा रहा है लाइक के हेल्प के साथ, तो यहाँ पर भी सिमली यूज हो गया है। लेकिन अगर मैं मेटाफर इसी को बना दूँ, यानी रूपक बना दूँ, मेटाफर में क्या होता है, वो चीज़ वो हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि ये शेर जैसा है, तो यहाँ पर सिमली है। मैं कहूँ ये शेर है, तो यहाँ पर ये मेटाफर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं देना चाहूँ, आर सोल्जर्स आर लायन, मैंने सिमली में क्या बोला था, आर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस, लेकिन मैं मेटाफर में क्या बोल रहा हूँ, आर सोल्जर्स आर लायन, मेरी सोल्जर्स जो हैं बहादुर सैनिक, सैनिक वो शेर हैं। स्टेप समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, ये हमारा मेटाफर है यहाँ पर, तो चीज़ को समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ इफ़ आई से यू आर अ लायन ऑफ योर विलेज, आप अपने गांव के, अपने शहर के शेर हो, यू आर अ लायन ऑफ योर विलेज, तो यहाँ पर मेटाफर यूज किया जा रहा है, रूपक अलंकार यूज किया जा रहा है। अब एलिट्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? एलिट्रेशन जो वर्ड होता है ये इसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अच्छा, कई लोग सिर्फ इसे ये मानते हैं कि इसमें सिर्फ लेटर की रिपीटेशन होती है, बट दिस इज़ नॉट ओनली द रिपीटेशन ऑफ लेटर, दिस इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड एज वेल। इसमें साउंड की भी रिपीटेशन होती है, याद रखिएगा एलिट्रेशन में। जैसे मैं बोलूँ कोका कोला, बेस्ट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। कोका कोला, हंग्री हार्ट, हंग्री हार्ट, कोका कोला, सी आ गया, एच आ गया, हंग्री हार्ट, यानी साउंड का भी रिपीटेशन है कोका कोला और लेटर का भी रिपीटेशन है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। पन क्या होता है, पन स्लेस होता है, यानी पन स्लेस अलंकार, जिसे समझो ना होमोफोन्स टाइप का होता है, यानी एक वर्ड के कई सारे मीनिंग आ जाए, उन्हें यहाँ पर पन बोलते हैं। पन हिंदी में अगर मैं बोलूँ अपनी लैंग्वेज में तो डबल मीनिंग वर्ड होते हैं, यानी एक वर्ड होगा उसके डबल मीनिंग। वैसे डबल मीनिंग में बहुत से लोग बातें भी करते हैं, बहुत सारे, उन सब लोगों से बच के रहिए, डबल मीनिंग बातें करते हैं। जैसे डबल मीनिंग के सॉन्ग्स भी आजकल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में है डबल मीनिंग सॉन्ग। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस टाइप से। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ पन का,
एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। अब यहाँ पर एलिफेंट का यूज किया गया है। अब एलिफेंट के मतलब दो होते हैं, एक तो एलिफेंट का मतलब एलिफेंट समझते हो जानवर होता है, दूसरा एलिफेंट का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। तो एन एलिफेंट्स ओपिनियन, किसी एलिफेंट की ओपिनियन, यहाँ पर हाथी की ओपिनियन तो नहीं है, यहाँ पर बुद्धिमान आदमी की ओपिनियन की बात की जा रही है। तो समझ में आ रहा हो ना पन क्या होता है। उम्मीद है सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जो आंसर यूज किया गया था वो ऑप्शन नंबर 4 सिम्पली यूज किया गया था। पढ़िएगा, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मूविंग आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये हमें बताना है, या कितने करेक्ट हैं ये बताना है। पढ़ते हैं सेंटेंस को, देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में लिखा है देयर इज़ फ्यू होप। अब हमें सबसे पहले फ्यू और लिटिल के बारे में समझ लेना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इन्हें एज ए एडजेक्टिव की तरह काम बता रहा हूँ। लिटिल का मतलब होता है कम, एडजेक्टिव कितना अगर काम करेगा तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री लेस हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट हो जाएगी। वैसे ही फ्यू अगर एडजेक्टिव कितना काम करेगा तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिटर्मिनर बन रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में बस इतना ही अंतर है कि एडजेक्टिव की अपनी डिग्रीज होती हैं, डिटर्मिनर की कोई डिग्री नहीं होती है बस। लेकिन दोनों का काम है किसी नाउन को पहले डिस्क्राइब करना, यानी किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब करना। अब देखो लिटिल ना के बराबर, थोड़ा बिल्कुल ना के बराबर, आ लिटिल थोड़ा बहुत लेकिन बहुत अधिक नहीं, द लिटिल थोड़ा बहुत लेकिन जो भी है वो सब कुछ। ऐसे ही फ्यू, फ्यू मीन्स होता है किंतु कुछ ना के बराबर, आ फ्यू मीन्स होता है कुछ किंतु बहुत अधिक नहीं, द फ्यू मतलब कुछ लेकिन जो भी है वो सब, कुछ किंतु जो भी है वो सब द फ्यू हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, लिटिल वाले जो होते हैं ये अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं, फ्यू वाले जो होते हैं वो काउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब समझिए, समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है देयर इज़ फ्यू होप। होप कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल अगर है तो फ्यू नहीं लगेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन में, बी में दे रखा है ही शोड फ्यू कंसर्न। कंसर्न क्या है, चिंता। चिंता कैसी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वहाँ पर फ्यू नहीं होना चाहिए, फ्यू से संबंधित कोई वर्ड नहीं होना चाहिए था, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी में कह रहा है ही शोड लिटिल मर्सी। मर्सी दया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले लिटिल लगा है, हमें लग जाता है, हमें पता है ना लिटिल लग जाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है। सो ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी इज राइट ओवर हेयर। ऑप्शन नंबर सी केवल सही है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सही होगा यहाँ पर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, क्यों गलत है मैं रीज़न बता दिया हूँ। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 76 देखता हूँ। 76 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बेहद आसान है। फैन बॉयज़ एक क्या बोलते हैं इसे, फैन बॉयज़ एक निमोनिक है, इसे याद कर लीजिए। फैन बॉयज़ FANBOYS, फैन बॉयज़। अब कैसे, F स्टैंड्स फॉर FOR, फॉर कुछ लोग समझिए, कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे कि फॉर तो प्रेपोजिशन होता है। हाँ, प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन फॉर अगर कंजंक्शन बन रहा होगा उस केस में ये मीनिंग देगा बिकॉज की, बिकॉज यानी क्योंकि की। तो फैन बॉयज़ स्टैंड्स फॉर F फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y यट, यस सो। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फैन बॉयज़ आप लिखिएगा और फिर से आप इन्हें लिख लीजिएगा उन सभी के नीचे कि ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो एंड भी आया, बट भी आया, फॉर भी आया, इफ़ नहीं है। इफ़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, तो इफ़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। प्रपोजिशन का सही इस्तेमाल करके उनको ऑप्शन को फिल करना हो और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। हिज थ्रस्ट, उसकी प्यास है। हिज थ्रस्ट फॉर व्हाट, हाँ जैसे मीनिंग मैंने बोल दिया ना, हिज थ्रस्ट फॉर व्हाट, किसके लिए, तो फॉर आ गया, फॉर नॉलेज के लिए। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि फॉर एक ही में है। तो हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स। सो फॉर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस
क्या है, यानी सेंटेंस में जो वर्ड फास्ट यूज़ किया गया है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच कैरी करता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, सेंटेंस की पार्सिंग आनी चाहिए। पार्सिंग कहने का मतलब है शब्दों को उनके लिमिट तक तोड़ना और फिर ये आइडेंटिफाई करना कि वो सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक आप इंग्लिश में बेहतर कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगी। और हाँ, ये चीज़ टेट में ही नहीं, ये चीज़ सीडीएस में पूछी गई है। सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेते हैं आपसे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें से कौन सा वर्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें कौन सा वर्ड, इस टाइप से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पार्सिंग करके ही पता कर पाएंगे। अब जैसे फास्ट वर्ड है, ही इज़ अ फास्ट राइटर। अब देखो हमें पता है ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारी मेन वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब इज़ यहाँ पर जब भी बनती है लिंकिंग वर्ब बनती है तो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी। कॉम्प्लीमेंट इसका राइटर है, राइटर नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कोई वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है। तो फास्ट इज हेयर एन एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। अब मैं फास्ट के बारे में और एक चीज़ बता दूं, फास्ट अपने आप में नाउन भी बनता है, फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी बनती है, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी बनता है। ये इसका यूज ही इसको आइडेंटिफाई अलग इसको करेगा, डिफरेंट करेगा। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ अ फास्ट बॉलर, तो यहाँ पर बॉलर के पहले आ गया तो फास्ट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आया ना तो यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। लेकिन मैं बोलूँ शी रन्स फास्ट, शी रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो दौड़ता है, कौन कितना तेज़ दौड़ती है, बहुत तेज़ दौड़ती है। तो शी रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पर एडवर्ब ही क्यों है, क्योंकि ये रन को क्वालिफाई कर रहा है ना कि शी को। अगर ये शी को क्वालिफाई करता तो ये एडजेक्टिव बन जाता, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, शी रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब हो गया। फिर मैं बोलूँ आई एम हैविंग फास्ट टुडे, मैं आज व्रत हूँ, तो यहाँ पर फास्ट क्या है, नाउन हो गया, समझिएगा। तो ये फास्ट कई तरीके से कई जगह यूज किया जाता है, आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस। अब सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस के बारे में समझना है। सिंपल सेंटेंस, अच्छा, स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं फंक्शन के आधार पर बोलूँ तो 5 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर बोलूँ तो फिर वो 3 टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप कौन कौन से होंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होगा। फंक्शन के आधार पर 5 कौन कौन से होंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो पूछा गया वो स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप में, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाला। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होती, एक मेन वर्ब होती है, यानी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट होता है, यानी कहने मतलब एक सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा, उसे सिंपल सब्जेक्ट बोले, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगी और बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगी, एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक मेन क्लॉज होगी, बाकी एक से ज़्यादा या एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगी, वो हमारी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब मेन क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट आज हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के माध्यम से करेंगे। सिंपल सेंटेंस हमें फाइंड करना है, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही मेन फाइनाइट वर्ब हो, एक ही मेन सब्जेक्ट हो, एक ही मेन वर्ब हो, ध्यान दीजिएगा। तो अब पहले पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव पोजेसन शो कर रहा है, आई हैव व्हाट, बुक। बुक कैसी, कॉस्टली, कितनी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। अब हर एक वर्ड को मैं पार्सिंग कर दे रहा हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव पोजेसन वाली वर्ब है, आई हैव व्हाट, आई हैव बुक। बुक कैसा, बुक हमारी नाउन हो गई, नाउन, बुक नाउन है तो कैसी, कॉस्टली बुक है। अब यहाँ पर कॉस्टली जो आया है कोई बताएगा क्या है कॉस्टली, कुछ लोग बोलेंगे कॉस्टली यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि एल वाई जुड़ गया। अरे भाई ना,
ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड में एल वाई जुड़ जाए तो वो एडवर्ब ही बन जाए, गलत हो जाएगा। जैसे मंथली, मंथली एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कॉस्टली एडजेक्टिव है, कॉस्टली के पहले आर्टिकल जो दे रखा है वेरी, ये एडवर्ब होगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक, इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हाउस ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और नाउन के पहले बैठा वर्ड माई पजेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही आंसर है, सिंपल सेंटेंस है। सेकंड और थर्ड फोर्थ गलत क्यों है देख लेते हैं। शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि शी रीड्स एक क्लॉज, शी लाइक्स दूसरी क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ रहा है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। WH वर्ड यानी यहाँ पर लगा है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। थर्ड नंबर में शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, शी डज नॉट नो गुड मैनर्स। ओहो, हमें ये देखना था कि सेंटेंस में कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। भाई हमें ये देखना है 79 नंबर में कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में कोई एक जो होगा वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। थर्ड भी सिंपल सेंटेंस है। फोर्थ कह रहा है ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आर सिंपल सेंटेंसेस। सेकंड नंबर जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। जितने भी WH वर्ड होते हैं वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और उनसे बनी क्लॉज या उनसे बना सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, पहचानने का बेस्ट तरीका है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ डाउट हुआ करे ज़रूर कमेंट करें, मैं उनको क्लियर करूँगा। बहुत आसान है, इंग्लिश टफ नहीं है, बस रटे ना समझें, कोशिश कॉन्सेप्ट क्लियर करें, समझें, रटे ना। रटेंगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी आपके लिए। और 80 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो। अभी सेंटेंस को कौन सा टेंस दिया गया है बताइए। कंसर्ट मीन्स होता है, याद रखिएगा, कोई मेला समारोह या फिर कोई महोत्सव इस टाइप से बोलते हैं कंसर्ट। सो सेंटेंस में कह रहा है विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग दैट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो हमें फाइंड करना है। 81 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है हमें फाइंड करके आंसर मार्क करना है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, पेपर बहुत ही आसान आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है ऑल दीज मेन आर जेंटल। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है ऑल दीज मैन आर जेंटल। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है ऑल दिस मेन आर जेंटल। ऑप्शन नंबर 4 ऑल दीज मैंस आर जेंटल। अब हमें पता होना चाहिए कि मैन जो है वो सिंगुलर है, मैस्कुलिन में मैन सिंगुलर है और इसका प्लूरल MEN होता है। जैसे कि वुमन फेमिनिन में वुमन सिंगुलर है और विमेन प्लूरल हो जाती है, वैसे मैन सिंगुलर है और मेन प्लूरल हो जाता है। अब हमें मेन प्लूरल है तो देखना है। अब हमें पता है कि ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर है, अगर ये किसी काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। अगर ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं। ऑल मनी, ऑल मिल्क, ऑल फ्रेंड्स, ऑल बॉयज़, समझ में आया ना। तो ऑल यहाँ पर डिटर्मिनर है, दीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझो ना, डेमोन्स्ट्रेट करता है। दीज प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कितना काम, सॉरी दीज एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये भी समझिएगा। तो ऑल के साथ भी प्लूरल नाउन आएगा, दीज के साथ भी प्लूरल नाउन आएगा, यानी कि ऑल और दीज एक साथ आ जाएंगी। बिल्कुल बात सही है। अब हम ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, बिल्कुल समझिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ऑफ 81 क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्यों सही होगा समझिएगा। ऑल डिटर्मिनर प्लूरल के लिए अगर आया है तो मेन प्लूरल है, बिल्कुल सही है। दीज डिटर्मिनर प्लूरल के लिए आता है, दीज भी यहाँ पर सही है। ऑल दीज मेन, ये सभी लोग, आर जेंटल, सभी लोग सज्जन हैं, ये सभी लोग सज्जन हैं।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सेकंड गलत क्यों है? ऑल दीज मैन दे रखा है, ऑल अगर प्लूरल है, प्लूरल के लिए सॉरी आया है, दीज अगर प्लूरल के लिए आया है तो मैन को मेन होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि ऑल तो सही है, मेन तो सही है, लेकिन दिस आ गया। दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, आपको पता ना, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, समझिएगा। तो यहाँ पर थर्ड इसलिए गलत हो जाएगा। फोर्थ क्यों गलत है? फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि ऑल तो सही है, दीज तो सही है, लेकिन मैंस को इन्होंने कर दिया, और जबकि मैन का प्लूरल मेन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अगेन प्रपोजिशन का यूज करके हमें फाइंड करना है कौन सा सही होगा। ही केम टू मी डैश मिड नाइट। मिड नाइट ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम को या किसी राइट पॉइंट टाइप को रिफ़र करने के लिए हमारे पास जो प्रपोजिशन आती है वो एट आती है। ही केम टू मी एट मिड नाइट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। थोड़ा सा और देख लेते हैं इनकी जनरल सी मीनिंग, इनकी जनरल मीनिंग देख लेता हूँ सभी की। इनकी जनरल मीनिंग जो होती है वो मतलब इंक्लूजन में दिखाता है। जैसे मैं कमरे की बात करूँ, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कमरे में एक टेबल पड़ी है, उस पर कोई चीज़ रखी है तो ऑन द टेबल। कमरे में कहीं कोई चीज़ पड़ी है तो इन द रूम। अगर कमरे में किसी खास पॉइंट पर पड़ी है, जैसे कॉर्नर पर या मिडिल में, तो क्या बोल देंगे? एट द कॉर्नर बोल देंगे या एट द सेंटर बोल देंगे, समझिएगा ना। अपॉन भी बोलते हैं सेम, जैसे ऑन को बोलते हैं। अपॉन द टेबल, ऑन द टेबल लगभग लगभग सेम हो जाती है। तो ये इनकी जनरल मीनिंग है। हालांकि इनकी और भी बहुत सारी मीनिंग होती हैं, कई जगह और तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे ऑन प्रपोजिशन है, वर्ब ऑफ मोशन के लिए यूज किया जाता है, बहुत सी जगह पर यूज किया, सॉरी मोशन के लिए हाँ यूज किया जाता है, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। ऐट का भी अलग यूज किया जाता है। तो उन सबको हम कवर करेंगे प्रपोजिशन चैप्टर में, या फिर आप खुद ही पढ़ लीजिएगा प्रपोजिशन चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। मेरा अपना अलग अलग है। मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूँ और थोड़ा चीज़ों को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार डिटेल में अगर आपने चीज़ों को पढ़ लिया ढंग से, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आपको डर नहीं लगता है। इसलिए मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खासकर वो कोई भी पेपर, सभी पेपर इंग्लिश का सॉल्व ही कर डालते हैं, कंप्लीट कर डालते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं चीज़ों को रटाता नहीं हूँ, हर एक चीज़ बेहतर तरीके से बताता हूँ कि ये कैसा क्यों है। अब यहाँ पर तो आपके सामने इतनी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, रीज़न यही कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। ये तो ऐप के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास टाइम था इसलिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज। यानी इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होती है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसकी अपनी खुद और अपना खुद, इसका खुद अपनी खुद वर्ब और अपना खुद सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा, उसे क्लॉज बोलते हैं। इनमें चारों सेंटेंस में ऐसा कौन सा क्लॉज है या ऐसी कौन सी फ्रेज है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो अब यानी कि सिंपल से शब्दों में कहें तो इन चारों ऑप्शन में आपको ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया है, ये कहना चाह रहा है। आप समझिए, अब आपको आसान हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है द मैन हु इज ट्रूथफुल। अब ट्रूथफुल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, दैट मीन्स इसमें एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुई है। आगे बढ़ते हैं। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। मैं उससे मिला जहाँ वो रहता था, इसमें तो कोई एडजेक्टिव नहीं आया है। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। तो यहाँ पर इसमें कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, इसमें कोई एडजेक्टिव वर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, आई लव द मैन हु इज़ ट्रूथफुल। अगेन ट्रूथफुल एडजेक्टिव आ गया है, इसमें भी हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। फोर्थ नंबर में कह रहा है आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ अ हॉली सिटी। हॉली भी अगेन एडजेक्टिव आ गया, हॉली एडजेक्टिव है, यहाँ पर सिटी को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज आ गई। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। अगेन ही इज जूनियर। अब हमें पता है कि कुछ हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। मैं बोल देता हूँ, जैसे कि जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, प्रायर आ जाए, सुपीरियर आ जाए। इन सभी के साथ जो कंजंक्शन आता है वो टू आता है, याद रखिएगा। कंपैरिजन के केस में देन नहीं लगाते हैं, यहाँ पर टू लगाते हैं, रखिएगा। तो टू यूज़ किया जाता है यहाँ पर, इनके साथ देन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़
ध्यान दीजिएगा, इन्फीरियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, इस टाइप से। तो यहाँ पर फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, टू इज करेक्ट ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 85 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन का सही से यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, ब्लैंक को फिल करना है। ईदर ही इज़ मैड डैश ही फेंस मैडनेस, या तो वो पागल है या वो पागल होने का नाटक करता है। फेन मीन्स होता है नाटक करना, है ना, इस टाइप से। फेंस मुरझा, इस टाइप से। तो मैडनेस, मैडनेस होने का नाटक करना, तो या तो वो पागल है या नाटक करता है। ईदर के साथ और आता है, आप सभी को पता है, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ दैन आता है, याद रखिएगा इन सभी को। तो ईदर के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए था, और आना चाहिए था, ओ आर, और, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सभी की पढ़ी ही होंगी। 85, 86 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। ऐसा कौन सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है। हमें पता है ना पैसिव वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस की बेसिकली फॉर्म होती है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, याद रखेंगे। तो समवन मे स्टील द बाइसिकल, एक्टिव वॉइस में है। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वंडर्ड वुमन, सॉरी वंडर्ड मैन, वंडर नहीं, वुंडेड मैन, घायल आदमी। तो कुछ लोग, कुछ लड़के घायल आदमी की मदद कर रहे थे, यानी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल हमारा एक्टिव वॉइस में है। द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, टीचर उसको डांटा, क्यों डांटा, लेट होने के लिए, ये भी हमारा एक्टिव सेंटेंस है। माई वॉच वॉज लॉस्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमने बताया ना वॉज बी की फॉर्म है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट आई है, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बेहद आसान होते हैं एक्टिव पैसिव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी इस, अब हमें पैसिव वॉइस इन फॉलोइंग सेंटेंस में कौन सा होगा, किसका, डू इट का। अब डू इट क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ओपन द डोर, इस टाइप से, शट द डोर, शट द विंडो, इस टाइप से। तो ये हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, बेसिकली ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, इस टाइप से जो बोलते हैं, कमांड जी इस टाइप से बोलते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो डू इट का जो हमारा पैसिव है, हमें पता है ना इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है, कैसे बनता है, लेट से। तो डू इट का क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। डू इट का लेट इट बी डन, ऑप्शन नंबर 4। अभी हमने बताया पैसिव वॉइस के होने के लिए क्या होना चाहिए था, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। इनमें से कौन सा वर्ड प्लूरल है। अब हमें पता है इंडेक्स सिंगुलर है। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडेक्सेस या फिर इंडिसेस, INDEXES या फिर INDICES, इन दोनों प्लूरल होते हैं। बेसिकली इंडिसेस का जो प्रयोग होता है वो रैंकिंग बताने के लिए किया जाता है। एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस होता है। इसमें SIS की जगह पर SES कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। कैसे, जैसे आप करते होगे डायग्नोसिस का प्लूरल, डायग्नोसिस का प्लूरल डायग्नोसिस हो जाएगा। क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस हो जाएगा, यानी SIS SIS SES SES में कन्वर्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया प्लूरल है किसका, क्राइटेरियन का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज प्लूरल हेयर। क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड है किसका, क्राइटेरियन का, यानी क्राइटेरिया का सिंगुलर क्राइटेरियन होगा। जैसे फिनोमिना प्लूरल है किसका, फिनोमिनन का, या ऐसे कहें फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है। ऐसे और भी वर्ड हैं, जैसे मैं बोलूँ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा प्लूरल है। स्ट्रैटम सिंगुलर है, स्ट्रैटा प्लूरल है। रेडियस सिंगुलर है, रेडियाई, RADII, रेडियाई प्लूरल हो जाएगी। फंगस सिंगुलर है, फंगी प्लूरल हो जाएगी। समझ में आया ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ड होगा वो क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया प्लूरल है यहाँ पर, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, इनमें से कौन सा नाउन जो है प्लूरल होगा। हमें पता है न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अनकाउंटेबल है, जैसे मैथमेटिक्स आ जाए, फिजिक्स आ जाए, है ना, स्टैटिस्टिक्स आ जाए, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर रहते हैं, याद रखिएगा, ये हमारा सिंगुलर रहते हैं। बिलियर्ड्स क्या है, बिलियर्ड्स गेम है, नेम ऑफ स्पोर्ट है, नेम ऑफ स्पोर्ट है तो ये काउंट सिंगुलर रहेगा बिलियर्ड्स। ध्यान दीजिएगा ना, जो टेबल पर छड़ी से खेलते हैं, बॉल और छड़ी होती है, स्नूकर के टाइप का, तो बिलियर्ड्स स्नूकर के टाइप का गेम होता है। माइस जो है यहाँ पर प्लूरल है, माइस प्लूरल किसका है, माउस का, याद रखिएगा। माइस जो है ये प्लूरल है माउस का। कैसे, जैसे कि गूज प्लूरल, गूज सिंगुलर है, गीज प्लूरल है। माइस प्लूरल है माउस का, गीज प्लूरल है गूज का। जैसे कि नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, KNIFE, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स हो जाएगा, KNIVES। जैसे कि वाइफ का प्लूरल वाइफ्स हो जाएगा, एक पत्नी बहुपत्नी, वाइफ WIFE वाइफ, WIVES वाइफ्स, समझिएगा। बिलियर्ड्स एक गेम है, नेम ऑफ स्पोर्ट है, जैसे कि टेनिस, टेनिस भी तो नेम ऑफ स्पोर्ट है ना, टेनिस का खेल है। यस लगा है, ऐसा मत समझिएगा कि यस लगा है तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। माइस जो वर्ड दे रखा है ये माउस का प्लूरल है और हमारा यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा नाउन है जो प्लूरल दे रखा है। माइस यहाँ पर प्लूरल है, समझिएगा। बड़ा अजीब खेल है, क्योंकि देखिए जनरली होता क्या है कि नाउन के लास्ट में एस लगा दें तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर एस लगा ही नहीं है। तो हमें चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जितनी चीज़ें ज़्यादा पढ़ोगे क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। आगे बढ़ते हैं, और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस स्लाइड का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, ही वॉज एन ऑर्फन, ही वॉज एन ऑर्फन, ऑर्फन क्या होता है, अनाथ, ठीक है। एंड लिव्ड विथ हिज अंकल, और अपने अंकल के साथ रहता था। यानी ऑर्फन वो इंसान होता है जिसके मम्मी पापा नहीं रहे हैं इस दुनिया में, उसे बोलते हैं ऑर्फन, अनाथ। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। अब हमें पता है ना ऑर्फन किसी, यहाँ पर हमें नहीं पता है कि ऑर्फन कौन है। ऑर्फन लड़की भी हो सकती है, ऑर्फन लड़का भी हो सकता है, यानी अनाथ कोई लड़की भी हो सकती है, अनाथ कोई लड़का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। जब हमें मैस्कुलिन फेमिनिन के बारे में नहीं पता हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये डेफिनेट है, दोनों में से कोई चीज़ होगा, कोई एक ही होगा। दोनों में से जब कोई भी हो सकता है तो फिर यहाँ पर कॉमन जेंडर होता है, आपको पता ना। जैसे मैं बोलूँ टीचर, अब टीचर हमें पता है कि टीचर जो होते हैं कोई ना कोई इंसान ही होते हैं, या तो वो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, तो वहाँ पर उसे टीचर को क्या बोल देते हैं, कॉमन जेंडर। जैसे मैं बोलूँ पुलिस, अब हमें पता है पुलिस जो है वो कोई कॉमन जेंडर होती है। ऐसे ही स्टूडेंट कोई कॉमन नहीं होता है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, टीचर, स्टूडेंट, मास्टर, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्फन वर्ड दे रखा है ये कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर का हो जाएगा। मैस्कुलिन जेंडर जो लिखा है, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी, फेमिनिन जेंडर मीन्स फीमेल रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी, न्यूट्रल जेंडर मीन्स वो कैटेगरी जो ऑब्जेक्ट्स को या नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे कि टेबल, चेयर, इस टाइप से। सो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यूपी टेट का पेपर 2020 वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको जो चीज़ पढ़नी है उसी को भी बोल दिया करिए, सर मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए। या फिर वीडियो देखें तो उसमें जो चीज़ समझ में ना आए उसे ज़रूर बताया करें कि ये सर समझ में नहीं आया। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, पसंद करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और काम करिएगा, चैनल को आप शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। आप सब्सक्राइब करा दीजिए थोड़ा, इस चीज़ को मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, कोल्ड ना होने पाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। कोल्ड मेरे को हो गया था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।